नमस्कार मित्रों, मैं आपका कवि मित्र मोहन शास्त्री। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने कभी कहा था कि विचार लो कि मरते हो, न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो कि याद जो करें सभी, हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा जिए वृथा मरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए जिए। आज एक ऐसी विशेष शख्सियत हमारे बीच हैं, आदरणीय श्री राकेश मोंगा जी। सर, आपका विचार मंथन पेज और यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। और सर के विषय में अगर मैं कहूं तो ये आदरणीय मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्तियां आपके व्यक्तित्व पर सटीक बैठती हैं। आदरणीय राकेश जी एयरफोर्स में वारंट ऑफिसर के पद पर रहे हैं और न जाने खेलों में कितनी उपलब्धियां आपके नाम हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, खेलों में जब आदमी किसी आर्मी के उस विभाग में होता है तो आप एयरफोर्स की तरफ से राष्ट्रीय स्तर तक ताइक्वांडो, कराटे, बॉक्सिंग, बैडमिंटन, इन सभी खेलों में आपने विभिन्न पदक प्राप्त किए हैं। उनके बाद आपने लगभग 90 बार रक्तदान किया है और आपको विभिन्न संस्थाओं ने अपनी इन उपलब्धियों पर सम्मानित किया है। राकेश जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। तो राकेश जी, मैं शुरुआत में आपसे पूछना चाहूंगा कि थोड़ा अपने बारे में बताएं, जिससे कि हमारे श्रोता आपके बारे में जान सकें। जी सर, धन्यवाद। मैं राकेश मोंगा, मैंने एयरफोर्स में 20 साल सर्व किया जी, 1994 से 2014 तक जी। वहाँ पर मैं एज ए 12th पास गया था जी जी और वहाँ पर मैंने MCA, MTech और बहुत सारे कंप्यूटर कोर्सेज किए जी। और साथ साथ खेल में मेरा बहुत इंटरेस्ट था, तो मैंने वहाँ पर कराटे में ब्लैक बेल्ट, ताइक्वांडो में रेड बेल्ट और बॉक्सिंग सर्विसेज के इक्विवेलेंट काम खेला। और मैंने जेवलिन थ्रो फेंका जो 1997 में सबसे हाईएस्ट था, 39 मीटर जी। उसमें मेरा न्यूज़पेपर में उसका नंबर भी आया। अच्छा। नाम भी आया और फर्स्ट गोल्ड मेडल मेरा उधर ही था। अच्छा। फिर मैं धीरे धीरे वहाँ पर एक संस्था होती है ITF, इंटरनेशनल ताइक्वांडो फेडरेशन जी जी। उसकी वजह से मैंने नेशनल भी खेला फ्रॉम एयरफोर्स की तरफ से। अच्छा। और धीरे धीरे मैं फिर बैडमिंटन में अपने आप को ज्यादा खेलना शुरू कर दिया। वहाँ भी मैंने अप्रोक्सीमेट सर्विस लेवल तक, स्टेट लेवल तक खेला। तो राकेश जी, मैं ये पूछूंगा कि ये एयरफोर्स के दौरान की गतिविधियां रही, लेकिन एयरफोर्स ज्वाइन ही क्यों की? ये एक थोड़ा सा प्रश्न मेरे मन में है कि एयरफोर्स ज्वाइन क्यों की? एक्चुअली इस पर प्रकाश डालें। बचपन से मेरा बहुत बड़ा शौक था कि मुझे फौज में जाना है। अच्छा। क्योंकि जब भी मैं फौज की और फौजियों को देखता था तो मेरे अंदर ना जुनून आता था, जज्बा आता था कि ये ऐसा युद्ध होता है, ऐसा फाइट होती है, ऐसे स्ट्रगल होता है, तो ये देख के मुझे बहुत शौक आता था। अच्छा। तो मुझे बम बहुत ही अच्छे लगते थे। अच्छा। और खासकर जो ये दिवाली के बम की स्मेल होती थी, मेरा बहुत दिल करता था कि मैं भी एक हथगोले फेंकूं उस वक्त के स्टाइलों में। वो बचपन का दौर था। तो उसको देख के मुझे। तो क्या पारिवारिक पृष्ठभूमि में कोई अपना एयरफोर्स या आर्मी में रहा? हाँ जी, मेरे फादर भी 20 साल एयरफोर्स में सर्व किया उन्होंने। अच्छा अच्छा। शुभ नाम फादर? मुलखराज मोंगा। मुलखराज जी जी। तो आपने एयरफोर्स ज्वाइन कर लिया, वहां का जो खेल कूद का है और एक सिविल का खेल कूद का, उसमें क्या अंतर आपको लगा? वहां आपने राष्ट्रीय स्तर तक जो पदक प्राप्त किए हैं और यहाँ सिविल में जो आप देखते, जो भी हम खेलों में देखते हैं, क्या अंतर आपको वहाँ महसूस हुआ करते हैं आप? वहाँ पर डिसिप्लिन बहुत होता है। अच्छा। फौज में डिसिप्लिन बहुत होता है और यहाँ पर इतने डिसिप्लिन नहीं होते हैं। ये नहीं कहता कि हर स्पोर्ट्स में डिसिप्लिन होते हैं, बट यहाँ पर ज्यादा बहुत कैजुअल लोग रहते हैं। वहाँ पर गुरु को रियली गुरु मानते हैं, चाहे बेशक डर के मारे, बिकॉज हमारे सीनियर्स होते हैं। मोरओवर डिफेंस में जो डिफेंस के गुरु होते हैं वो उनकी यूनिफॉर्म की रैंक भी होती है, तो उनको भी इज्जत दी जाती है। सिविल में बहुत कैजुअल लोग होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा सिविलियंस ठीक नहीं होते, बट
वहाँ ज्यादा डिसिप्लिन मतलब वहाँ अनुशासन ज्यादा strictly होता है। होना भी चाहिए, स्पोर्ट्स में तो होना भी तो चाहिए। वहाँ अपने एयरफोर्स के टाइम का कोई ऐसा अवसर रहा जब गोला फेंकने को मिला हो? गोला फेंकने को तो नहीं मिला बिकॉज, लेकिन मैं 2026-11 और कारगिल और पार्लियामेंट अटैक में अच्छा, हमारा जो मेरा कंट्रीब्यूशन रहा पेड़ था उसमें कंट्रीब्यूशन रहा था। बहुत अच्छी। ये देखिए, मैंने तो कभी इस तरह से लिखा था कि सदा सम्मान में इस देश के लड़ती रही वर्दी, रहे हम नींद में सोते मगर जगती रही वर्दी, नमन वंदन उन्हें करना सदा ए देश वालों तुम, खड़ा हो सामने कोई सदा अड़ती रही वर्दी। ये बात है। तो मैं हमेशा वर्दी को सैल्यूट करता हूं सर। और इन सभी जो आपने अभी 26/11 और अभी जो भी करगिल हुआ है, जो भी घटनाएं हुई, तो उस दौरान कैसा माहौल रहता है वहां पर एयरफोर्स में? वहाँ पर बहुत ही टेंस माहौल रहता क्योंकि है। देश में तो बड़ा खलबली होती है उस टाइम पर, तो कैसा वहाँ कैसा होता है? आपको मैं एक रियल फैक्ट बताता हूँ। वही पूछना चाहता हूँ मैं। 13 दिसंबर 2021 को सबको याद होगा, पार्लियामेंट अटैक हुआ था। हाँ हाँ, और उस दिन मेरा रोका भी हुआ था। अच्छा अच्छा अब मानेंगे 1 बजे मेरा मिलन सेक्टर 9 में रोका हुआ है। अच्छा, अटैक शायद 1:30-2 के बीच में हुआ था, हाँ। या 12 बजे हुआ था। हाँ हाँ, और 3:30 बजे हमें वहाँ से फोन आ गया था 4 बजे मेरे घर पे चलिए, कि चलिए। वाह। और मानेंगे आप, मैं 9 बजे ट्रेन में बैठ गया था और उस दिन से लेके 2.5 महीने तक जैसलमेर में पोस्टेड था। अच्छा, सारे फोन बंद हो गए, उस वक्त मोबाइल नहीं था। हाँ हाँ, तो जो मेरी धर्मपत्नी थी वो डाउट में आ गया था कि ये होगा भी नहीं होगा। होगा कि नहीं होगा। देखिए, ये बहुत एक, यहाँ वैसे हम हंस रहे हैं, लेकिन एक बड़ा एक आर्मी मैन के लिए, एयरफोर्स के मैन के लिए एक बड़ी एक मैं कहूँगा कि एक ऐसी स्थिति होती है कि क्या होगा आगे, कुछ पता नहीं होता। लेकिन फिर भी हमारे जवान देश की सरहदों पर डटे रहते हैं और शायद हमारी मातृशक्ति के बल प्रताप का और उनकी शुभकामनाओं का ये असर होता है। तो सर, जैसे मान लो आप चले गए रोक करके, फिर आगे वहाँ की क्या कुछ गतिविधियां रही होंगी, कुछ बताएं थोड़ा, अगर बता सकते हैं तो। हाँ, जैसे मैं ज्यादा डीपली बताऊंगा नहीं जी, क्योंकि अरे वो मैं समझता हूँ, जो आप बता सकें। हमारा कम्युनिकेशन कर जाता है उधर से। अच्छा अच्छा, क्योंकि हम जैसलमेर में 80 किलोमीटर बाई रेल पाकिस्तान से दूर था। हाँ हाँ हाँ, तो सारे कम्युनिकेशन कर जाते हैं, सिर्फ एक लेटर हाथ में रहता है कि लेटर से बात कर सकते हैं। अच्छा, और आप आजकल भी? नहीं, उस वक्त, क्योंकि उस अच्छा, वक्त तो मोबाइल नहीं थे सब। और एक ही एसटीडी बूथ होता है हमारे वहाँ पर। अच्छा। जिसमें लगा लीजिए मुश्किल से हफ्ते बाद सिर्फ नंबर आता है। 2 मिनट का नंबर आता है और 1 मिनट 50 सेकंड बाद फोन कट जाता है। कट जाते हैं। तो उसी में आपने घर में बात करनी है, उसमें हाँ। आपने अपनी होने वाली ड्यूटी से बात करना है, सबसे बात करनी है। तो ऐसी भी तो स्थिति। ये एक बड़ा ही मित्रों, यहाँ पर कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि एक हमारी जो आर्मी है उसके लिए कहीं ना कहीं श्रद्धा भाव और नमन सभी को करना चाहिए। तो राकेश जी, मैं आगे अगर पूछूं तो ये तो चलो एक ऐसा फेज है जिसके लिए सभी देशवासी चिंतित भी रहते हैं। तो वहां खेल कूद की जो स्थिति रही कराटे में, आप बता रहे थे किस तरह से राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचे, नेशनल जो आपके किस तरह का होता है वहां पर शुरू करते हैं जैसे सिविल में करते हैं व्हाइट बेल्ट से। अच्छा, शुरू सारे यूनिट के एरिया लोग कलेक्ट करते हैं जी, खेलने आते हैं, धीरे धीरे कंपटीशन बेल्ट्स देते रहते हैं। फिर उसमें ब्लैक बेल्ट के लिए हमको ग्रैंड मास्टर के पास जाना पड़ता है। अच्छा। जैसे मैं नासिक में ग्रैंड मास्टर के पास गया था जी, वहां लिया। फिर वहां से हम पूरे एयरफोर्स के कैंप लगता है, उसमें पूरे इंडियन एयरफोर्स के 13 ही आदमी सिलेक्ट हुए थे। अच्छा। और ताइक्वांडो, क्या बात। वहां से सिलेक्शन करके हमने ITF नेशनल इंटरनेशनल ताइक्वांडो फेडरेशन, अच्छा, उसके साथ सिविलियन के साथ खेला था। अच्छा। 1999 पिंजौर में। तो उसके साथ हम एयरफोर्स प्लस सिविलियंस को मिला के नेशनल खेला था। बहुत बढ़िया। तो उसके बाद हम बात करें ताइक्वांडो में भी इसी तरह से क्या कैसे, मतलब एक खिलाड़ी ऐसा भी होता है कि एक खिलाड़ी किसी भी खेल में भाग ले सकता है या क्वालिटी के ऊपर होता है? वैसे तो ये सब कराटे ताइक्वांडो एक मार्शल आर्ट का ही पार्ट है। अच्छा अच्छा, तो कराटे करने के बाद हमने ताइक्वांडो में पार्टिसिपेट किया। हाँ हाँ, ताइक्वांडो में जो मेरे गुरुजी थे यादव जी, वो अभी भी मेरे साथ टच में है। अच्छा। में
पर्सोना किया और बढ़ाया हमको, और फिर मैंने रेड बेल्ट तक लिया। अच्छा, वहाँ पर भी एयरफोर्स कैंप में मैंने पार्टिसिपेट किया। बहुत अच्छा सर। तो उसके बाद बॉक्सिंग पर कैसे आ गए? मैं शुरू से बॉक्सिंग करता था। घर पे भी की थी? नहीं, रोका छोड़ के गए थे, थोड़ी बहुत तो हुई होगी। नहीं, ये सब काम मैंने बॉक्सिंग रोके से पहले की। अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि शायद का शादी के बाद जरूरत पड़ जाती तो। जी जी। तो इसका क्या कहेंगे भी, इसमें क्या कहाँ तक अपनी उपलब्धियां रही? जैसे हमारे सिविल में नेशनल लेवल होता है, ऐसे ही हमारे डिफेंस लेवल तक मैंने सर्विसेज कैंप तक बॉक्सिंग किया था। अच्छा अच्छा। वहाँ पर होता है यूनिट, एरिया, कमांड और सर्विस कैंप। बहुत अच्छा। तो सर अब जो अगला जो मैं बात करना चाहूंगा कि मित्रों, मैंने बताया था कि हमारे राकेश जी लगभग 86 टाइम यानी 86 बार रक्तदान कर चुके हैं। क्योंकि हम लोग एक आम धारणा होती है कि रक्तदान करने से कमजोरी आती है या और कोई इफेक्ट पड़ता है, तो अब थोड़ा सा उस पर बात करें। तो राकेश जी, रक्तदान की प्रेरणा कैसे मिली? वैसे तो आर्मी मैन के लिए तो सब कुछ करना एक तरह से एक हॉबी हो जाती है, लेकिन ये प्रेरक कहाँ से, कैसे कैसे क्या हुआ, कैसे प्रेरणा मिली? मैं आपके सेंटेंस को और अच्छा करना चाहूंगा। एक कहावत है, यू आर व्हाट योर थॉट्स आर। आप वही बन जाते हैं जो आपके विचार होते हैं। जी। तो अगर आपके विचार में बन जाना है कि मेरे में कमजोरी आ गई, मेरे में ये आ गया, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, तो ये निकाल दीजिए अपने दिमाग से। और ब्लड डोनेशन से कभी कमजोरी नहीं आती है। ब्लड से हमेशा हमें हार्मोन्स ही हमारे अच्छे होते हैं, हमारे में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी सब नए बनते हैं। जी। रही बात पहला कि मैंने फर्स्ट डोनेशन किया था 1997 में। एक ऑफिसर की वाइफ क्रिटिकल स्टेट में थी जी, तो वहाँ से वॉलंटियर्स मांगे थे, तो मैं और मेरे 3 दोस्त गए और उन्होंने डोनेशन दिया। और आप मानेंगे नहीं, डोनेशन के हम करके 4 बजे आए हैं और 5 बजे हमने ताइक्वांडो का सेशन किया। अच्छा। तो 2 घंटे के अंदर ही हम सेशन ग्राउंड में थे। बहुत अच्छा। तो 97 से शुरुआत हुई, तो इसमें लगभग 86 टाइम आपने बताया। तो इसमें एक घटना वो भी मुझे याद आ रही है कि विदेशी यानी पाकिस्तानियों को भी रक्त देना पड़ा था। हाँ, ये बहुत हंसमुख कहानी है। हाँ। मैंने 2010-11 में पाकिस्तान में लीवर ट्रांसप्लांट नहीं होता था, वो हमारे श्री गंगाराम अस्पताल दिल्ली में आते थे, जो हमारे आईएएस के बराबर है, वहाँ पर पीएस के बराबर एक ऑफिसर आए जी। वहाँ मेरा वॉलंटियर नाम लिखा हुआ था, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, मैंने डोनेशन दिया। उन्होंने मेरी बहुत, हम लोग 2 घंटा बैठे, उन्होंने अपनी मजबूरियां बताई। और तब मैं एयरफोर्स गुड़गांव में था जी जी। तब मैं चला गया, तो आप मानेंगे नहीं, उसके 1 महीने बाद पाकिस्तान से मुझे फोन आया कि मुझे भी एक डोनेशन चाहिए, आपने हमारी हेल्प की थी। तो मैंने बोला, भाई साहब फोन काट दो, तो मैं एयरफोर्स में हूँ, मेरा ट्रैप हो जाएगा जी जी। फिर वो आया, मैंने उनको दोबारा से रिश्तेदार को दिया। तो यही हमारी पाकिस्तान की, देखिए ये भी एक हमारी या कहें भारत की उदारता है, और हम तो विश्व बंधुत्व के नारे को लेकर चले हैं, क्योंकि सारी पृथ्वी को हम परिवार मानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम के नारे को हम मानते हैं। जो जैसा करे वैसा करे, हमें उससे कोई मतलब नहीं। तो ये हमारा डोनेशन का वो, इसमें कुछ अचीवमेंट्स भी रही कुछ लोगों के द्वारा, या कुछ सम्मान भी प्राप्त हुए हैं। तो जैसे आप बता रहे थे कि अमृता हॉस्पिटल और सूर्य प्रकाश हॉस्पिटल, क्या क्या उसमें क्या कैसे जैसे जैसे मैं संस्था में जुड़ता गया, एक दिल्ली की संस्था है स्माइल फॉर ऑल, जीएस कपूर जी की जी, मैंने डोनेशन किया, तो उन्होंने मुझे 107.25 FM में ऑन एयर किया डोनेशन डे के दिन फॉर 10 मिनट्स फॉर माई अचीवमेंट, एंड कि उन लोगों को बताऊं कि ब्लड डोनेशन कैंप से क्या होता है। फिर मुझे अमृता हॉस्पिटल फरीदाबाद में स्वामी निजाम जी ने भी सम्मानित किया। डॉक्टर सूर्य प्रकाश हॉस्पिटल में भी उन्होंने मुझे सम्मानित किया बिकॉज ऑफ अचीवमेंट। ये अचीवमेंट इसलिए दी जाती है कि लोगों को प्रेरणा दी जाए जी जी, कि इससे कुछ नुकसान नहीं होता ब्लड डोनेशन। लोगों के दिमाग में ये है कि हम इतना दे देंगे तो कम हो जाएगा। 5 लीटर ब्लड हमारे बॉडी में रहता है जी, एक बार में सिर्फ ब्लड 300 ml ही निकलता है जी, और 300 ml से 3 जीवन दान मिलते हैं। तो अपनी जिंदगी में पक्का जीवन दान दीजिए। और एक चीज और चीज जी, ये ब्लड ही है जो बाहर प्राइवेट में दुकान में नहीं मिलता। ये सिर्फ डोनेशन से आता है। डोनेशन से मतलब बदले में ही मिलता है, ये मार्केट से नहीं मिलता। आपको अंग मिल जाएंगे, हाथ मिल जाएगा, पैर मिल जाएगा, लेकिन ब्लड कभी नहीं मिलेगा जी। तो इसमें एक डोनर के लिए क्या क्या सावधानियां वो रखे, जैसे अगर
कोई डोनेट करता है या नए डोनर हैं, तो उनको क्या सावधानी रख के करना चाहिए? लड़कियों हाँ 18 साल से ऊपर होना चाहिए जी। बीपी और आजकल शुगर नहीं होनी चाहिए। ज्यादातर देखा जाता है कि उनको अगर हो तो उन्हें अवॉइड करना चाहिए। जी जी। और एक डोनेशन में आजकल WHO ने बना दिया है 2 महीने का, पहले 3 महीने था, 2 महीने में दे सकते हैं जी। प्लेटेट से क्या होता है, हमारी बॉडी में 5 तत्व होते हैं, RBC, WBC, प्लेटेट, प्लाज्मा और वाइट ब्लड सेल जी। तो उसमें से हम अगर प्लेटेट देते हैं तो हर 15 दिन बाद 24 टाइम इन ए ईयर दे सकते हैं जी। और ब्लड डोनेशन हम 2 महीने बाद कर सकते हैं। तो रही बात कि हमें क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, हमेशा डोनेशन से पहले और बाद में लिक्विड ज्यादा पी लें, स्पेशली ओनली जूस वगैरह जी, खाना कम करके। और कमजोरी कभी नहीं आती, ये दिमाग से निकाल दीजिए कि हमारे ब्लड डोनेशन कमजोरी आएगी। उल्टा आपके ही अंदर बॉडी में नए हार्मोन्स और नए RBC, WBC बनेंगे और आप में ग्रोथ होगी हर किसी की। बहुत अच्छा। तो राकेश जी, मैं ये पूछना चाहूंगा कि आजकल की दिनचर्या क्या चल रही है? रिटायरमेंट के बाद थोड़ा बहुत आलस आया कि वही 4 बजे से जाते? मैं 2014 में रिटायर हुआ था दिसंबर में और 5 जनवरी 2015 में HCL में ज्वाइन कर गया। अच्छा। आजकल मैं वहाँ पर टेक्निकल कंसल्टेंट हूँ। अच्छा। IT में जी। और तब से मैं अभी तक जॉब कर रहा हूँ। अच्छा। और रोज सुबह 6 बजे ग्राउंड में खेलने जाता हूँ बैडमिंटन, उसी से फिट भी रहता हूँ। स्पोर्ट्स बहुत जरूरी चीज है जी। स्पोर्ट्स से इंसान थैंक यू और सॉरी कहना सीखता है, मेंटली बहुत फ्रेश रहता है। बिल्कुल। देखिए, वो कहने भी स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो मित्रों, आज हमारे साथ हैं आदरणीय राकेश मोंगा जी, और इस पॉडकास्ट के अंत में राकेश जी को संदेश देना चाहते हैं, तो ब्लड डोनेशन से जुड़ा हुआ या और कुछ आप कहना चाहते हैं? तो आजकल NGO वगैरह में भी काम कर रहे हैं आप, तो संदेश देना चाहते हैं हमारे दर्शकों को, तो आप प्लीज बोलिए। मेरा एक ही सजेशन है, जिंदगी में आए हो तो कुछ ना कुछ सोसाइटी, देश के लिए, सोसाइटी के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने आसपास की संस्था के लिए करके जाइए। जी जी। ब्लड डोनेशन जरूर करिए जीवन खत्म होने से पहले, दूसरों को भी दान दीजिए, अपना भी कुछ कल्याण करके जाइए। और रही बात, मैं कुछ डोनेशन के साथ साथ मैं कुछ संस्था से जुड़ा हुआ हूँ जी। प्रकृति संस्था है जो हमारी गरीब बच्चों को कुछ फूड, खाना, एजुकेशन देती है। और हमने नारायणी गौशाला में गोद ले रखा है, वहाँ कुछ हेल्प कर देते हैं हम लोग, मॉनिटरी भी, फिजिकली भी कर लेते हैं, उनको एम्बुलेंस में हेल्प कर देते हैं। और हमारी प्रकृति के लिए हमने प्रकृति NGO से हर जगह पेड़ लगाते हैं पूरे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा आदरणीय राकेश जी आपसे मिलकर। और मित्रों, संदेश यही है राकेश जी की तरफ से भी कि दुनिया में आए हैं तो कुछ सार्थक जीवन जी करके हम जाएं। और कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि ऐसी प्रेरक वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए। और विचार मंथन पेज और YouTube चैनल का यही प्रयास है कि कुछ ऐसा किया जाए, कुछ ऐसी सार्थक पहल की जाए, कुछ ऐसे लोगों से आपको मिलाया जाए जिनके व्यक्तित्व से आप लोग प्रेरित हो सकें। तो अपने इस चैनल को अपना स्नेह दीजिए, फॉलो कीजिए और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर।